तो अब आज का टॉपिक जो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद बारी आती है इस कॉन्सेप्ट की। डिविजनल और फंक्शनल अपन ने देख लिए। अब हम देख रहे हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की होती है नॉर्मली। एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर जो चलता है वो फॉर्मल चलता है। तो जो अपन ने अभी डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा, ये दोनों प्रॉपर स्ट्रक्चर्स थे और इसको हम बोलते हैं फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये क्लियर है। सबको अथॉरिटी प्रॉपरली असाइन कर रखी है, सबको जिम्मेदारियां प्रॉपरली दे रखी है, हर व्यक्ति को मालूम है कि किसको क्या जॉब परफॉर्म करना है। तो जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर। और एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं पता है, बस ऐसे ही जनरली कोई भी बात किसी को भी कम्युनिकेट हो रही है, कोई प्रॉपर हायरार्की नहीं है, स्केलर चेन नहीं है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए दो फनी से डायग्राम यहां पर लिए हैं। नंबर एक, आपको डायग्राम ये वाला दिख रहा होगा जिसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा है क्या कि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसमें प्रॉपर मीटिंग हो रही है, प्रॉपर डिस्कशन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये इनफॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। इसमें कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर है ही नहीं। ठीक है, इसमें पूरा इनफॉर्मेलिटी देखो, ऐसे ही जनरली पार्टी कर रहे हैं और उस समय ऐसे ही बातें कर रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। क्या कि दो टाइप के हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं नॉर्मली। एक हम फॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं, एक को हम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो हम अब पहले फॉर्मल की बात करें। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, डिविजनल फंक्शनल जो अपन ने पढ़े वो क्या थे? वो फॉर्मल थे, क्योंकि वो सिस्टमैटिक तरीके में थे। उसमें पता है हर एम्प्लॉय को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहां हम लोग क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं कि वो फॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहला आ रहा है डेफिनेशन किसकी, फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मल स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल आउट, मतलब साफ साफ वो स्पेल आउट करता है। स्पेल आउट करता है मतलब बताता है क्या जॉब परफॉर्म करनी है किस इंडिविजुअल को। ठीक है, उसकी क्या अथॉरिटी होगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, ये सब चीजें पता है। किस इंडिविजुअल की क्या डेजिग्नेशन होगी। ठीक है, डेजिग्नेशन का मतलब उसको किस जॉब प्रोफाइल पे काम करना है, ये सब क्लैरिटी के साथ जहां दे रखा होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। समझ में आया? सिंपल। फॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब जहां पर क्लियर है क्या जॉब परफॉर्म करना है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, मैं किस पोजीशन या डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूं, ये जब चीजें क्लियर है वहां पर, उसको बोलते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर के अगर आप चाहो तो साथ साथ फीचर्स भी देख सकते हो, बहुत इजी फीचर है। सबसे पहला, ये जो आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर ये इंटेंशनली बनाया गया। ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है ना, याद करो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या थी? आपको क्या करना है? इन सबको डिफरेंशिएट करना है और डिपार्टमेंट्स में कवर करना है। चाहे वो फंक्शनल के बेसिस पे करो, चाहे वो क्या करो, वो डिवीजन के बेसिस पे करो। तो फर्स्ट स्टेप थी खाली डिवाइड करना है वर्क को, आइडेंटिफाई करना, और सेकंड क्या था? डिपार्टमेंट में बांटना है। तो मतलब ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस से ये क्रिएट किया गया है स्ट्रक्चर, ताकि कंफ्यूजन न रहे, ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ये इंटेंशनली क्रिएट होता है, जबकि इनफॉर्मल तो ऐसी बातों बातों में क्रिएट हो जाता है। दूसरा, इसका पर्पस क्या है भाई? ये स्ट्रक्चर जानबूझ के क्यों बनाया गया? ताकि वही ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो सके, सिंपल। तीसरा, इस स्ट्रक्चर में हर इंडिविजुअल को क्या दे रखा है? ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ जॉब। हर इंडिविजुअल को एक स्पेसिफिक जॉब दे रखी है, ये काम आपको करना है। इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हर इंडिविजुअल के पास क्या है? एक अथॉरिटी भी है भाई। जब मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है तो उसको मैंने अथॉरिटी भी दे रखी होगी कि डिसीजन तुम ले सकते हो, डिसीजन मेकिंग पावर उसको दे रखी है। इसी स्ट्रक्चर में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी क्लियर होता है। ठीक है, वो क्लैरिटी से नजर आता है। और इसी स्ट्रक्चर में वो स्केलर चेन वाला कम्युनिकेशन भी होता है। स्केलर चेन याद है ना सबको? वापस नहीं बताऊंगा। ए बी सी, इधर ए ई एफ, तो सी को बी को कम्युनिकेट करना है, बी को ए को। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट जब क्लियर है तो स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट भी यहां पर क्रिएट होता है। तो बहुत इजी से फीचर्स है देखो, जानबूझ के बनाया जाता है ये स्ट्रक्चर। ये ऑटोमेटिकली तो क्रिएट होना नहीं है, ये बनाया जाएगा तभी उसके अंदर लोग आएंगे, है ना? चाहे वो फंक्शनल हो चाहे डिविजनल हो। सेकंड, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के उद्देश्य से ये बना रहे। हर इंडिविजुअल को जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे,
उसी को उसकी अथॉरिटी भी दे रहे हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हो रहा है। और जहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हो रहा है वहां पर स्केलर चेन भी होने वाली है। क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या होगा? देखो फायदे भी अगेन मोटे मोटे वही है, ठीक है। 6 फायदे दे रखे हैं। काम सिस्टमैटिक होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा तो काम सिस्टमैटिक होगा। दूसरा वही ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आराम से अचीव हो जाएगा। तीसरा वर्क ओवरलैप या डुप्लीकेशन, जो मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति को पता है कि उसको क्या करना है तो वो दूसरे के डिपार्टमेंट में टांग नहीं अड़ाएगा। तो नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कंटेंट सेम है, चूंकि काम डिवाइड हुआ है डिपार्टमेंट्स में तो डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग के चांसेस ही नहीं है। आपस में डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा, ठीक है। फिर चेन ऑफ कमांड, वही सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, मुझे किससे कमांड लेनी है और मुझे किसको रिपोर्ट करना है वो क्लियर हो जाएगा। और यहां पर ज्यादा फोकस किस पे होगा? काम पे। यहां पर रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब अपन आपसी यहां पर रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं करेंगे या दोस्त बनाने की कोशिश नहीं करते फॉर्मल स्ट्रक्चर में। काम से काम रखेंगे, वर्क पे फोकस करेंगे, मैं आपको काम दूंगा, आप मुझे कुछ रिपोर्ट करोगे, बस। यहां इनफॉर्मल नहीं है ना, यहां बिल्कुल फॉर्मल तरीके से आए, पढ़ाया, गए। टीचर की बात करो, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप फॉर्मल रिलेशनशिप है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी डेवलप करते हैं कि भाई दोस्त बना दिया, ठीक है, हाय हेलो कर दिया, ठीक है। सो दैट इज द लॉजिक। फाइन। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दो अपन पढ़ रहे हैं। फॉर्मल के मैंने आपको एडवांटेजेस समझा दिए, अगेन वेरी इजी एडवांटेजेस। जब क्लैरिटी है तो काम सिस्टमैटिक होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, आपस में डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, चेन ऑफ कमांड मतलब एक बॉस एक जूनियर रहेगा और एम्फेसिस काम पे रहेगा रादर देन पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने में। नहीं तो क्या था, शादी में जाते हो आप, वहां इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, ठीक है। आप ऐसे जनरली मिलते हो तो वहां इनफॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। तो वहां काम पे फोकस करने की बजाय फालतू बातें ज्यादा होती है, ठीक है। फाइन। ये डायग्राम में देखो, फालतू बातें यहां ज्यादा होने वाली है, यहाँ फालतू बातें ज्यादा होगी, यहाँ काम ज्यादा होने वाला है। तो ये फॉर्मल है और वो इनफॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो क्या है, दो है। एक तो चूंकि स्केलर चेन आपको फॉलो करनी पड़ती है, चेन ऑफ कमांड आपको फॉलो करना पड़ता है, तो जब तक आपके बॉस आपको कमांड न दे दे आप तब तक चुप रहोगे। यहां पे स्केलर चेन का मतलब फिर से याद कराओ क्या, ऑलरेडी रिटन, ए बी और सी। सी कब तक इंतजार करेगा? जब तक उसका बॉस कौन, ए, उसको क्या ना दे दे, डायरेक्शन न दे दे, तब तक उसको वेट करना ही है। तो यहां एक्शन में डिले हो सकता है, क्योंकि यहां स्केलर चेन फॉलो करनी है, ठीक है, चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी है, तो एक्शन कैन गेट डिले। दूसरा जो बेसिक फंडा है कि यहां पर एम्प्लॉइज की नीड्स, सोशल नीड्स, पर्सनल नीड्स, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को यहां नहीं देखा जाता है। भाई कोई एम्प्लॉय बीमार है तो इनफॉर्मल रिश्ता होता ना तो उसको बोलते चल तू बैठ जा हम देख लेंगे, लेकिन फॉर्मल स्ट्रक्चर में तो भैया तू बीमार है तो भी तुझे रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू दी साइकोलॉजिकल ह्यूमन नीड्स जो होती हैं, ठीक है, सोशल नीड्स जो होती है उसको ये इग्नोर करता है फॉर्मल वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर चूंकि इग्नोर होती है हमारी नीड्स तो हो सकता है कभी कभी एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड हो जाए। और तीसरा मैंने आपको बोला यहाँ काम पे ही फोकस है, ये फायदा तो था, लेकिन ये नुकसान ये है वापस क्या कि यहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं दी जा रही है, यहाँ पर क्रिएटिविटी को वैल्यू नहीं दी जा रही है, हमारा टैलेंट हमें दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, हमको जो बोला है वही करना है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है एक्स्ट्रा। तो रिजिडिटी यहाँ पर फॉर्मल स्ट्रक्चर में ज्यादा आती है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज सिंपल है, देखो एक तो थोड़ा डिसीजन लेने में डिले होता ही है, ठीक है। दूसरा है कि आपकी सोशल नीड्स पे यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता है तो डिमोटिवेशन हो सकता है एम्प्लॉयज का। और तीसरा है कि यहाँ पर चूंकि फोकस प्योरली किसके ऊपर है, काम के ऊपर है, इसलिए ह्यूमन रिलेशनशिप को, क्रिएटिविटी को, टैलेंट को यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो दीज आर 3 डिसएडवांटेजेस। सिंपल कॉन्सेप्ट, फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है समझ में आ गया, इंटेंशनली क्रिएटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए क्रिएट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, ये सारे फीचर्स अपन ने पढ़े। फायदे वही है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, और काम पे सब लोग प्योरली फोकस करते हैं।
लेकिन उल्टा इसका ये हो गया कि काम पे फोकस करते हैं तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स इग्नोर होते हैं, है ना। सोसाइटी की नीड्स या एम्प्लॉयज की जो फिजिकल नीड्स है, सोशल नीड्स है, ठीक है, उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो और उसका आपका डिले हो रहा है एक्शन ले। फाइन। अब आ रहा हूं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम आप देख ही चुके, ये वाला डायग्राम है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है, वहां स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो अब ये वाला ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। भाई चार लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक तरह से आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जबकि उसको तो इंटेंशनली क्रिएट किया जा रहा था। तो यहां पर कोई आपको एफर्ट नहीं लगाना है, कोई इंटेंशन नहीं दिखाना है, अपने आप क्रिएट होता है। दूसरा, ये क्यों फॉर्म होता है, जैसे वो फॉर्म हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ये काय के लिए फॉर्म हो रहा है, एम्प्लॉइज की साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, उसकी ह्यूमन नीड्स, उसकी सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए क्रिएट होता है। भाई एम्प्लॉय जब तक बात नहीं करेगा, आप बंद रहोगे घर में, ठीक है, बात नहीं करोगे किसी और से, तो जो प्रेशर आता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये उसी के लिए बनाया कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक जनरल ऐसी मीटिंग करा ली, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं रखा। तीसरा, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, मतलब कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट सब एक जैसे ही होते हैं। भाई कोई पार्टी हो रही है तो बॉस भी उसमें नॉर्मल व्यक्ति और एम्प्लॉय भी नॉर्मल व्यक्ति, सब डांस करेंगे, सब बातें करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है अथॉरिटी का या कम्युनिकेशन का। अच्छा, खबर कहां से शुरू हुई, जैसे फॉर्मल में तो क्या होता है, सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को दी, सबॉर्डिनेट ने अपने जूनियर को दी। यहां कहां से बात आई, वो र्यूमर कहां से आई, ठीक है, वो अफवाह कहां से फैली, उसका सोर्स पता करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई भी व्यक्ति किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है, कोई स्केलर चेन नहीं है। तो यहां पर सोर्स जो है कि कहां से इंफॉर्मेशन शुरू हुई, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, as any person can communicate with anyone in the organization. And last is इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है किसके ऊपर, फॉर्मल के ऊपर। अब ये क्या बात हुई सर कि इनफॉर्मल कैसे डिपेंड कर रहा है फॉर्मल पे, भाई जब लोग ही नहीं होंगे तो स्ट्रक्चर कहां से डेवलप करोगे। जब आपका फॉर्मल एक बॉस, एक जूनियर, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग ही नहीं होंगे, ठीक है, तो इनफॉर्मल कहां से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इनफॉर्मल एग्जिस्ट कब करेगा, जब आपका स्ट्रक्चर एक बार कौन सा हो, फॉर्मल, फिर उसमें आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे स्केलर चेन थी ए बी बी सी, अब सी को सीधे किससे कम्युनिकेट करना है, एफ से, तो कर सकता है, एक्सेप्शनल केस होता है, याद करो इसको, गैंग प्लैंक बोलते थे इसको, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी है यहाँ। क्लियर, फाइन, लॉजिक क्लियर। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या है, पहला, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है बिना किसी एफर्ट के, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए क्रिएट होता है, कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट प्रॉपर रिलेशनशिप हम यहाँ फॉलो नहीं करते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जनरली यहाँ अननोन होती है, और इनफॉर्मल जनरली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फॉर्मल के ऊपर। भाई ये मीट, जब इस तरह से लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तभी तो वो इस तरह से क्या करेंगे, मिलेंगे। क्लियर, ओके, नेक्स्ट। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जस्ट रिवर्स कर दो। कम्युनिकेशन फटाफट होता है, क्योंकि स्केलर चेन फॉलो नहीं करनी है तो फटाफट कम्युनिकेशन होता है। दूसरा, एम्प्लॉय की सोशल नीड्स पूरी हो जाती है। तीसरा, आपको फीडबैक मिलता है। भाई बॉस को, अब जैसे मान लो ए बी सी डी ई मैंने आपको बताया, अब मान लो डी और ई को कोई बात कहनी है, तो चेन फॉलो करने में तो बात पहुंचते पहुंचते बहुत डिले हो जाएगा। सीधे ई किससे बात कर सकता है, एफ से, यहां पर पॉसिबल है इनफॉर्मल में, है ना। तो वहां पर क्या होगा, टॉप मैनेजर को असली में सच का फीडबैक मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, ई बोलेगा डी को, अब डी बोलेगा यार ये मेरी कमी बता रहा है एक तरह से ए को, तो डी जब सी को फॉरवर्ड करेगा तो थोड़ी अच्छी चीजें बताएगा, सी भी अच्छी चीजें बताएगा बी को, और बी फिर आगे फॉरवर्ड करेगा तो अच्छी बताएगा। तो ए को असली फीडबैक नहीं मिल पाएगा, जो जमीनी हकीकत पे ई काम कर रहा है उसकी बात उसको नहीं पता चल पाएगी। वो यहां पॉसिबल है किसमें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा है, थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर the top level managers can know the real feedback of the employees on various policies and plans। तो इसके एडवांटेज जस्ट फॉर्मल के डिसएडवांटेज के उल्टे हो गए। वहां पर डिले होता था एक्शन लेने में, क्योंकि देरी से कम्युनिकेशन होता था, यहाँ कम्युनिकेशन फटाफट हो जाता है। वहां एम्प्लॉय की सोशल नीड्स को ध्यान में नहीं रखा जाता था, या एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स पूरी हो रही है, और यहाँ पर आपको सच में प्रॉपर असली फीडबैक सीधे ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल के पास आ रहा है। क्योंकि फॉर्मल जब कोई बात करेगा ना, तो वो इतनी क्लैरिटी के साथ बात नहीं करेगा, लेकिन इनफॉर्मल ऐसी पार्टी में, ऐसी जनरल
जब आप बैठे हो डिस्कशन कर रहे हो तो वहां ज्यादा चीजें निकल के आती। डिसएडवांटेज क्या है इनफॉर्मल का? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ये सबसे बड़ा सोर्स है अफवाह फैलाने का। कोई भी कुछ बोल देगा, वो आगे फैलती जाएगी इनफॉर्मल में। फॉर्मल में तो क्या हम उसको पकड़ भी सकते हैं, किसने अफवाह फैलाई, यहां पकड़ा भी नहीं जाएगा। सो एक सर्वे के अकॉर्डिंगली 70% इंफॉर्मेशन जो स्प्रेड होती है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू वो ज्यादातर र्यूमर्स होती है, जिससे एम्प्लॉइज मिसलीड हो सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज इनफॉर्मल का, काम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होंगी। फिर इसका नुकसान ये है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव रिजल्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कंटेंट भी इजी है। इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ लोग मिलके ग्रुप बना ले कि नहीं हमें तो पॉलिसी चेंज करानी है और मैनेजमेंट चेंज कर दो, हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो चीज इंप्लीमेंट करना, और ऐसा माहौल अगर रह गया तो ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिवली इफेक्ट होता है। और फिर लास्ट पॉइंट, मोर एम्फेसिस यहां पर किसको दिया जा रहा है? व्यक्तिगत हितों को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल हितों को कम फोकस किया जा रहा है। सोशल नीड्स पूरी करने पर फोकस कर रहे हैं एम्प्लॉयज की, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरी करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का हित बहुत सेकेंडरी कर दिया और आपने व्यक्तिगत हित को प्राइमरी लेना शुरू कर दिया इस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज कंपेयर टू व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। क्लियर है? ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज इनफॉर्मल के भी क्लियर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हमने समझ लिया। अब एक बार रिवीजन के लिए इनका डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। पहला, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे फॉर्म होती है? डेलिबरेटली। ये कैसे क्रिएट होती है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब हाथों हाथ, इसके लिए पहले से प्लान नहीं करना है, ये तो ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली की जगह ऑटोमेटिकली भी लिख सकते हो। दूसरा, इसका पर्पस वही ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कराना, इसका पर्पस एम्प्लॉयज का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, यहां पर मेन फोकस है इसका। ओके। तीसरा, बिहेवियर ऑफ मेंबर, यहां फॉर्मल स्ट्रक्चर में कौन एम्प्लॉय कैसे काम करेगा, कैसे बिहेव करेगा, ये किसने डिसाइड किया? मैनेजर ने। जबकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी मेंबर के बिहेवियर के ऊपर। हाँ, बिहेवियर अगर बिल्कुल खराब है तो भले हम उसको रोक सकते हैं, बाकी तो बिहेवियर पे कोई कंट्रोल नहीं है कि इनफॉर्मल में कैसे बिहेव। अपन बोलते हैं ना, इनफॉर्मली मिलते हैं, इनफॉर्मली मिलते हैं मतलब कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर हमने सेट नहीं कर रखा है। तो आप कभी भी इनफॉर्मली जब मिलते हो तो अपने हिसाब से मिलोगे, आपके बिहेवियर पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगला, स्ट्रक्चर, यहां पर प्रॉपर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, स्केलर चेन होती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। जबकि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट चेन नहीं है, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं है, कोई प्रॉपर स्केलर चेन नहीं। कम्युनिकेशन, यहां पर जो भी कम्युनिकेशन करना है वो लेवल पे ही जाएगा, लेवल्स पे ही आएगा, एकदम से आप सीधे बॉस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेन से ही पास होगी और जनरली रिटर्न ही होगी ज्यादातर केसेस में यहाँ पर, क्योंकि जो भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है वो राइटिंग में लिख के, कागज पे लिख के या मेल के थ्रू ही होता है। जबकि इनफॉर्मल में कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, इंफॉर्मेशन किसी भी साइड किधर भी कैसे भी जा सकती है और ज्यादातर ओरल कम्युनिकेशन ही होगा। इनफॉर्मली जब बात कर रहे हो तो ओरली बात करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, लीडरशिप। इन इस फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में? ध्यान से सुनना, लीडर जस्ट अ सेकेंड, हाँ, डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में? लीडर और अथॉरिटी के बीच में। मतलब जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है वो क्या कहलाएगा? बॉस। और जिसके पास कम है वो उसका क्या कहलाएगा? सुपीरियर। ठीक है, यहां पर यह पक्का है फॉर्मल में ऐसा होगा। इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है। इनफॉर्मल में जो सबसे कम बोल रहा है वो भी लीडर हो सकता है, और जो सबसे ज्यादा बोल रहा है वो हो सकता है कोई एम्प्लॉय हो नॉर्मल, क्योंकि वहां कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, है ना। तो यहां लीडरशिप मतलब जिसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी है, जिस व्यक्ति के पास हाईएस्ट अथॉरिटी है वो लीडर होगा। जबकि यहां पर चूंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है तो हो सकता है द पर्सन विद द लोएस्ट अथॉरिटी कैन ऑल्सो बी अ लीडर, यहां पे वो भी लीडर हो सकता है जिसके पास लोएस्ट अथॉरिटी है। ठीक है, आया ना पॉइंट समझ में? नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा लंबा चलता है? तो ऑब्वियसली फॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा लंबा चलता है, स्टेबल है, ड्यूरेबल है, बिकॉज एक बार वो बन गया स्ट्रक्चर तो वो कंटिन्यू रहता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन उस स्ट्रक्चर के साथ सर्वाइव कर पा रही है। जबकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल नहीं है, चेंज हो सकता है, एम्प्लॉयज चेंज हो सकते हैं, एम्प्लॉयज में लोग जुड़ सकते हैं, लोग हट सकते हैं, ठीक है, उनकी इच्छाएं
सेटिस्फैक्शन लेवल बदल सकता है, तो वहां पर कुछ स्टेबल नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉइज कैन चेंज देयर फ्रेंडली एंड सोशल ग्रुप वेन एवर दे डिजायर। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन किस में फॉलो करने होते हैं? फॉर्मल में फॉलो करने, इनफॉर्मल में कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो अंडर फॉर्मल स्ट्रक्चर द एम्प्लॉय स्ट्रिक्टली हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, और अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी। ठीक है, जबकि यहां कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो जब रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है तो कोई पेनल्टी का भी टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस। अभी मैंने आपको बोला फॉर्मल स्ट्रक्चर अपने आप एग्जिस्ट कर रहा है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली किस पे डिपेंडेंट है? फॉर्मल पे। फॉर्मल स्ट्रक्चर एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, तो जो कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर क्रिएट हुआ, जबकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया फॉर्मल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। और लास्ट में यहां पर अथॉरिटी कहां से कहां फ्लो करती है? टॉप से बॉटम, है ना, हमेशा ऊपर से नीचे ही जाएगा, जबकि यहां अथॉरिटी किसी भी डायरेक्शन में फॉल कर सकती है। मैंने आपको बोला ना, कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी बॉस हो सकता है और कोई बड़े से बड़ा भी नॉर्मल एम्प्लॉय हो सकता है जो बहुत ज्यादा बोल रहा है। क्लियर? तो दीज आर दी पॉइंट्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल का ये स्पेसिफिकली आपको डिफरेंस बता रहे थे कि फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में मेनली डिफरेंस क्या होता है। आया समझ में? ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? डेलीगेट करने का मतलब क्या होता है? डेलीगेट करने का मतलब है मैं अपना अधिकार, मैं अपना पावर, मैं अपनी अथॉरिटी किसी और को क्या कर रहा हूं? असाइन कर रहा हूं। भाई मेरे को अथॉरिटी दी गई है, मेरे को पावर दिया गया है कि मुझे एक्स गोल अचीव करना है। अब उस एक्स गोल को अचीव करने के लिए, या मैं स्पेसिफिकली भी ले लूं, एक्स गोल की जगह मैं स्पेसिफिकली क्या बोल दूं कि मुझे एक क्या दी गई है? अथॉरिटी, कि आपको 10,000 यूनिट्स ऑफ सेल करनी है इस महीने में। अब मैंने क्या किया, मैंने तीन चार जो मेरे जूनियर्स थे उनको ये थोड़ी सी अथॉरिटी ट्रांसफर करी कि तू ये काम तू देखेगा, ये काम तू देखेगा, तीसरा काम तू देखेगा, चौथा काम तू देखेगा, और हम सबको अचीव करना है टारगेट क्या? 10,000 यूनिट से। तो मतलब मैं अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता था प्रैक्टिकली। आप सोचिए डेलीगेशन का फंडा क्यों है? मेरे को दे देते सारा, मैं थोड़ी कर सकता, मुझे आगे उस पावर को क्या करना है? डेलीगेट। बैंक में आपने देखा होगा ब्रांच का मैनेजर होता है, हर बैंक का ब्रांच का एक मैनेजर होता है, सारा काम वो करता है? नहीं, उसने अपना काम किसको सौंप रखा है? डेलीगेट कर रखा है, ट्रांसफर कर रखी है अथॉरिटी। कैशियर को बोल रखा है तू ये ध्यान रख, कुछ मैनेजर को, छोटे जूनियर मैनेजर को बोल रखा है तो पासबुक का ध्यान रख। तो ये सबको अलॉट कर रखे हैं काम। डेलीगेट करना मतलब मेरे पावर को मैं क्या कर रहा हूँ? नीचे मेरे जो बैठे हैं सबॉर्डिनेट जो हैं उनको मैं सौंप रहा हूँ, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, उनकी स्किल के अकॉर्डिंगली मैं उनको काम दे रहा हूँ। साथ साथ अथॉरिटी के साथ साथ मैं उनको जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, और ये मैं पावर दे रहा हूँ कि तुम ये कर सकते हो। दैट इज नोन एज, हमेशा टॉप से बॉटम ही होगा ना भाई। बॉस के पास अथॉरिटी है तो वो नीचे वाले को देगा ना, और इसके पास तो वो आगे वाले को देगा फर्दर। ठीक है, तो व्हाट इज डेलीगेशन? क्या लिखा है? हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स आर असाइंड अ लॉट ऑफ वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को आप बहुत सारा काम सौंपते हो, और मैनेजर अकेला इस काम को नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली मैनेजर अकेला तो ये काम कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो मैनेजर क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है वर्क, किसमें? अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर हिम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड गेट द वर्क डन फ्रॉम देम। तो मैनेजर ऑब्वियसली क्या करेगा? मैनेजर अपना काम अलग अलग इंडिविजुअल्स जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनको देगा उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, और उनसे काम करवाएगा। सो दैट इज व्हाट नोन एज डेलीगेशन। ठीक है, सो डेलीगेशन मीन्स, अब क्लियरिटी के साथ डेफिनेशन, डेलीगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग। एंट्रस्टिंग मतलब सौंपना, देना। क्या दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ऑब्वियसली दोनों साथ साथ ही चलेगी। किसको दी? सबॉर्डिनेट को। और इसके साथ एक वर्ड और आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी, एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉयज। भाई जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी है उनको बोला तुम जवाबदेह भी होगे, तुम अकाउंटेबल भी होगे जो काम तुमको दिया गया है। अगर कैशियर ने कुछ गड़बड़ करी तो कैशियर को भी हम एक बार जिम्मेदारी दे सकते हैं, जवाबदेह ठहरा सकते हैं, अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि तूने काम गलत क्यों किया, है ना।
तो बहुत सिंपल है, डेलीगेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ क्या दिया हमने, क्या सौंपा, इंटरेस्ट किया मतलब सौंपा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सबॉर्डिनेट को, और उस एम्प्लॉय को जिसको हमने ये इंटरेस्ट करी है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हमने क्रिएट कर दी कि भैया तू इस चीज के लिए जिम्मेदार भी रहे। इन सिंपल वर्ड्स, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, डाउनवर्ड ही होगा हमेशा, ठीक है भाई, जिसके पास अथॉरिटी है वही तो आगे दे पाएगा, जिसके पास अथॉरिटी है ही नहीं, लोअर लेवल वाला ऊपर वाले को थोड़ी देगा, ठीक है। तो डेलीगेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई आपके। एक सिंपल सा लॉजिक सोचो ना, आपके मान लो स्कूल में प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी तो वो टीचर्स को अलॉट कर रहा है, ठीक है, और टीचर के पास अथॉरिटी तो वो स्टूडेंट को अथॉरिटी दे रहे कि तुमको ये काम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे, ठीक है, लॉजिक क्लियर। चलो, एक बहुत प्यारा सा प्रिंसिपल है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एक वर्ड आया था अभी ऊपर, जस्ट अपन ने देखा, कौन सा, अकाउंटेबिलिटी, ये रहा, ठीक है, दिस इज द वर्ड। तो दिस वर्ड सेज व्हाट, अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी शब्द ये कहता है, हिंदी वर्ड मैंने आपको बता दिया, इसका जवाबदेही होता है, ठीक है, दिस अकाउंटेबिलिटी मींस व्हाट, जवाबदेही। नाउ हर एम्प्लॉय जिसको भी काम सौंपा है वो उस चीज के लिए अकाउंटेबल है, ठीक है। अब मैंने मेरा काम किसको सौंपा, सबॉर्डिनेट को, ठीक है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर दी, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर कैशियर ने कोई काम ढंग से नहीं किया तो वो जिम्मेदार है, जवाबदेह है। मैं अपनी जवाबदेही से मुक्त हो गया कि मैं भी हूं आगे, कि मेरे अंडर में जो काम कर रहा था सबॉर्डिनेट उसने ढंग से काम नहीं किया, मैं भी हूं, मैं अकाउंटेबिलिटी अपनी शिफ्ट नहीं कर सकता भाई। मैंने अपनी अथॉरिटी किसी को दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी और उसको बोला तू इसके लिए जवाबदेह रहेगा, पर अगर वो कुछ गड़बड़ करता है तो मैं आंसरेबल, बाकी लोगों को तो मैं आंसरेबल हूँ ना। मेरा जो बॉस है, जो सीनियर मैनेजर है, वो तो मुझसे ही पूछेगा ना भाई तूने आगे किसको दिया, उससे मुझे क्या लेना देना, मैं तो तेरे से जिम्मेदारी लूंगा। तो एब्सोल्यूटनेस का प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स, आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब आपने अगर कोई अथॉरिटी अपनी आगे डेलीगेट भी करी, जैसे टीचर ने स्टूडेंट को बोला कि भैया ये क्लासरूम हमारा बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, हम आपको टीचर ने आपको अथॉरिटी दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी कि भैया आप अथॉरिटी भी दे रहे हैं, हम आपको जिसको बुला के साफ करवाना है करवाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। लेकिन अगर मान लो आपने वो काम सही ढंग से नहीं किया, ठीक है, आपको डांटेगा टीचर, लेकिन प्रिंसिपल जो होगा, जो स्कूल का प्रिंसिपल है, वो किसको डांटेंगे, वो आपको थोड़ी डांटेंगे, वो सीधे टीचर को डांटेंगे कि तुमको दी थी मैंने अकाउंटेबिलिटी, तुमने आगे पावर ट्रांसफर करी, वो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, तुम अकेला कैसे करते काम, पर अगर तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने काम ढंग से नहीं किया और अल्टीमेटली काम ढंग से नहीं हुआ, तो जवाबदेही टीचर की होगी प्रिंसिपल के प्रति। मतलब टीचर अपनी अकाउंटेबिलिटी को, अपनी जवाबदेही, आंसरेबिलिटी को शिफ्ट नहीं कर सकता। दिस इज नोन एज सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लैंग्वेज पे देखो क्या लिखा है, अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स है, इस उसको आप क्या लिखा है आगे, इट कैन नेवर बी पास्ड और डेलीगेटेड। तो भले आपने अकाउंटेबिलिटी अपने किस पे डाल दी, सबॉर्डिनेट पे, लेकिन सुपीरियर भी उस चीज के लिए अकाउंटेबल रहेगा। एग्जाम्पल आप लोगों के लिए साफ साफ दे रखा है, अगर देखना चाहो तो देखो क्या लिखा है। सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया था 1000 यूनिट बेचने का, उसने टारगेट 5 सेल्समैन में डिवाइड कर दिया, एक सेल्समैन बीमार हो गया, एट द एंड ऑफ द मंथ 800 यूनिट से बिक पाई। इस सिचुएशन में अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की होगी, सेल्स मैनेजर की, भले उसने आगे डेलीगेट कर दिया, पास कर दिया काम सबॉर्डिनेट को। तो क्या लिखा है, बाय पासिंग, और क्लैरिटी है देखो, बाय पासिंग और डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता, अपनी अकाउंटेबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है यहां पर। क्लियर, फाइन। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, इनिशियल, ग्रेट। तो हमने अभी जो देखा डेलीगेशन, और डेलीगेशन की डेफिनेशन भी देखी, 3 वर्ड आपको दिखे उसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, और तीसरा हमारा ये अकाउंटेबिलिटी। क्या क्या देखा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 अथॉरिटी, और तीसरा क्या दिखा आपको,
अकाउंटेबिलिटी। और यही तीन चीजें हमारे क्या आती है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन का पार्ट बनती है कि आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के अंदर। तो तीन एलिमेंट है, कौन कौन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर एक, अथॉरिटी नंबर दो, और तीसरा आपका अकाउंटेबिलिटी नंबर तीन। तो ये ध्यान रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं या 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं आपसे कि डेलीगेशन के कितने एलिमेंट है। डेलीगेशन सबको समझ में आ गया। डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ कि मैंने असाइन करी है, इंटरेस्ट करी है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट को, और उनकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर दी है जिनको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, अथॉरिटी दी। एक प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया, एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि भले आपने किसी और को ट्रांसफर करा है अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी अल्टीमेटली आप भी जिम्मेदार रहो। तो कितने एलिमेंट हुए डेलीगेशन के, तीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। मैं एक एक करके ले लेता हूं। सबसे पहले आप किस, और प्रोसेस भी एक तरह से ये प्रोसेस भी है भाई डेलीगेशन के अंदर। सबसे पहले मैं नीचे जो अपने सबॉर्डिनेट को क्या सौंपूंगा, जिम्मेदारी दूंगा। फिर वो कहेगा मेरे को आपने जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन वो अथॉरिटी भी दो कि मैं उस काम को कर सकूं, तो मैंने उसको अथॉरिटी दी और उसके साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर दी। सिंपल ना। स्कूल में मेला लगा रहे हो, अज्यूम करो देयर इज अ फेयर, है ना। टीचर ने आपको क्या दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये जो झूले लगेंगे, ठीक है, जो राइड्स लगेंगी उसकी जिम्मेदारी आपको देगी। तो आप गए, चपड़ासी को बोला आपने ये सारी राइड्स जो है ये सही करवाओ। अब चपड़ासी कह रहा है चल भाग जाए यहां से। अब आप टीचर के पास गए, टीचर को बोला आपने मेरे को जिम्मेदारी तो दी, लेकिन आपने मेरे को पावर ही नहीं दी कि मैं उनको कुछ डायरेक्शन दे सकूं, तो पावर दो। तो उस टीचर ने आपको अथॉरिटी दी, और अथॉरिटी के साथ साथ आपके पास क्या आ गई, जिम्मेदारी भी, कि गड़बड़ अब करी आपने, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, अथॉरिटी भी आपके पास है, अब आपको काम करना है, आप अकाउंटेबल रहोगे, और फिर टीचर अकाउंटेबल रहेगा प्रिंसिपल। बहुत लेमैन और देसी तरीके से इस तरह से समझा जा सकता है। तो देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हमें बहुत सिंपल मालूम है, क्या, कि हमने वर्क क्या कर दिया, असाइन कर दिया किसको, एक व्यक्ति को, एक सबॉर्डिनेट को, एक जूनियर को, ठीक है, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के तीन फीचर्स हैं, अगेन फीचर्स बहुत इजी है। क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य है, किसका, सबॉर्डिनेट का, कि उसको वो काम प्रॉपरली परफॉर्म करना है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे आती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से आएगी, ठीक है, क्योंकि सबॉर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन बाय द सुपीरियर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कैसे फ्लो करेगी, अपवर्ड, है ना। लोअर लेवल वाला ऊपर वाले को रिस्पॉन्सिबल है, ऊपर वाला और उससे ऊपर वाले को रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। भाई मैं मेरे बॉस के प्रति जवाबदेह हूं, मैं मेरे बॉस को रिस्पॉन्सिबल हूं, ठीक है, और बॉस जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, उसके बॉस के प्रति, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है, जबकि अथॉरिटी हमेशा कैसे फ्लो करेगी, डाउनवर्ड फ्लो करेगी, ठीक है। क्लियर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो वर्क आपको दिया गया है इंडिविजुअल को, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीन फीचर्स है, ये एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है आपका, ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट की वजह से ही आएगा, और तीसरा यहाँ पे अपवर्ड फ्लो रहेगा। अथॉरिटी मींस पावर जो हमने दी उसको, ठीक है, तो इट मींस द पावर टू टेक डिसीजन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट करने के लिए हर एम्प्लॉय को क्या चाहिए, अथॉरिटी भी चाहिए। अब अथॉरिटी का फीचर देखें, तो अथॉरिटी कहां से आती है, यह आती है इंडिविजुअल की पोजीशन से। भाई जो सबसे ज्यादा बड़ी पोजीशन पे बैठा होगा उसके पास अथॉरिटी ज्यादा होगी, और वही आगे ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी मतलब आपका अधिकार है कि आप डिसीजन ले सकते हो। तीसरा, अथॉरिटी भी किससे आएगी, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से आएगी। भाई सबॉर्डिनेट कम्युनिकेट करेगा कोई चीज, ठीक है, तो सुपीरियर उसको बताएगा कि भाई ये देखो इस तरह से काम करना है, मैं तेरे को डायरेक्शन दे रहा हूं, देखो इस तरह से काम करना है। अथॉरिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा, लॉ द्वारा। अब जैसे हमारे कानून में लिखा है कि पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी को भी उठा सकती है, लेकिन अगर लेडीज को अगर आपको लेना है तो आपके पास लेडी पुलिस होनी चाहिए। तो अब इस केस में मेल पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो फीमेल किसी कल्प्रिट को, किसी कन्विक्ट को हाथ लगा सके, लॉ कहता है। तो अथॉरिटी क्या कर दी गई है, रोक दी गई है, किसके द्वारा, लॉ द्वारा। ऐसे ही कोई रूल रेगुलेशन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अथॉरिटी हमेशा किससे आएगी, स्केलर चेन, मतलब वही वापस सुपीरियर सबॉर्डिनेट। अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड ही फ्लो करेगी,
और अथॉरिटी हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद करो प्रिंसिपल चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, क्या कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच होनी चाहिए। ज्यादा अथॉरिटी दे दी, जिम्मेदारी कम है तो मिसयूज हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, अथॉरिटी नहीं दी पूरी, तो काम हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं। मेन फीचर्स देखो, अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करेगी, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से आएगी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? आपके पास अधिकार है डिसीजन लेने का। अथॉरिटी रोकी जा सकती है, रेस्ट्रिक्ट करी जा सकती है लॉ द्वारा, रूल्स एंड रेगुलेशंस द्वारा। और अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर ही होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब मैंने जवाबदेही हिंदी में बोला, जवाब देने का मतलब हो गया आंसरेबल हो आप। ठीक है, कि अगर आपने काम पूरा नहीं किया तो आप जवाबदेह हो, आप आंसरेबल हो किसको? अपने सुपीरियर को। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। अकाउंटेबिलिटी के फीचर्स देख लो। पहला फीचर, अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबिलिटी, कि आप आंसरेबल हो किसके लिए? फाइनल जो आपका रिजल्ट आया उसके लिए आप आंसरेबल हो। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी के लिए मैंने आपको ऊपर क्या बोला था? अकाउंटेबिलिटी आप आगे डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका फ्लो भी अपवर्ड ही चलेगा भाई, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो है वैसे अकाउंटेबल भी मैं ऊपर वाले को ही होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? इट एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड। भाई अकाउंटेबिलिटी जब होती है तो लगातार क्या होता है? आपको फीडबैक देते रहना है। किसको? ऊपर वाले को, कि इतना काम मैंने कर लिया है। ऊपर वाला का मतलब आपके सुपीरियर को, कि मैंने इतना काम कर लिया है, अब मेरा इतना काम बाकी है। क्योंकि आप समय समय पे फीडबैक देते रहोगे तो प्रॉपरली वो भी आपको क्या बताता रहेगा? देख इतना बाकी है, फटाफट कर लेना, नहीं तो जवाबदेही अपनी होने वाली है। ठीक है, फाइन। तो ये है आपकी अकाउंटेबिलिटी के फीचर्स। क्लियर? इन केस, इन केस आपको डाउट हो रहा है किसके बीच में, कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये सब के डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो मैं आपको डिफरेंसेस फटाफट से इनके समझा देता हूं कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। किसके बीच में? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के बीच में एक डिफरेंस आएगा, एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और एक इन तीनों का डिफरेंस कंपैरेटिव भी। तो अगर आप चाहो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी देख के कॉमन ये तीनों का डिफरेंस देख लो ना, तो भी काम हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भैया तीनों के डिफरेंसेस क्या है। मैं आपको एक एक करके सारा ही बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो अपन डिस्कशन करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। So the next concept now we would be discussing is difference between responsibility and accountability. ठीक है, कि क्या डिफरेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में, और तीनों जो पॉइंट मैंने आपको अभी बोले, ये डेलीगेशन के अंदर जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें क्या डिफरेंस है। मैं एक एक करके एक एक डिफरेंस फटाफट से लिए चल रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला है मीनिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सारी एक्टिविटी जिसमें आपको अपना क्या लगाना है? दिमाग लगाना है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी लगा पूरी करनी है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। एग्जाम में बहुत कम चांसेस है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आपकी ऑब्लिगेशन है, कि आपको जॉब दिया गया है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो पूरी करनी है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फिर उसकी प्रति आपकी क्या आएगी? अकाउंटेबिलिटी। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी में आप ये भी लिख सकते हो कि इट्स एन ऑब्लिगेशन, कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपको फिजिकली, मतलब आपको मेहनत भी करनी है फिजिकली, और मेंटली भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। डेलीगेशन की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कैन नॉट बी एंटायरली डेडिकेटेड। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आगे पास ऑन नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी के लिए तो अपन ने पढ़ाई था, वो कभी डेलीगेट हो ही नहीं सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जा सकती है, ठीक है, लेकिन वो भी 100% नहीं जा सकती। अकाउंटेबिलिटी तो 0% भी आगे नहीं जा सकती। आपकी अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट है, आप उसको जवाबदेही को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। फ्लो ऑफ डायरेक्शन जनरली क्या रहता है? अपवर्ड। अकाउंटेबिलिटी भी जनरली क्या रहती है? अपवर्ड। तो ये तो नॉर्मली कॉमन चलेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो करती है, अकाउंटेबिलिटी भी जनरली अपवर्ड फ्लो करेगी। ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ही चलेगी तो वो भी अपवर्ड ही फ्लो करने वाली है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिफरेंस पे। अथॉरिटी का मतलब मीनिंग सबसे पहले वही, पावर टू टेक डिसीजन। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी है आपकी को कोई टास्क परफॉर्म करना है।
अथॉरिटी कहां से आती है? फॉर्मल स्ट्रक्चर से, फॉर्मल पोजीशन से। आप जितनी हाईएस्ट पोजीशन पे हो, ठीक है, वहां पे ज्यादा अथॉरिटी रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से आगे ट्रांसफर होगी। फिर बात करें डायरेक्शन ऑफ फ्लो की, तो अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है। और डेलीगेशन की बात करें तो अथॉरिटी आप डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन 100% अथॉरिटी भी आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुली डेलीगेटेड। क्लियर? ठीक है। अब जो मेन एलिमेंट था मैं आपको ये डिस्कस करके समझा रहा हूं, ठीक है, किसका? जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, तीनों में जो डिफरेंस है वो मैं अब आपको डिस्कस करके आपको समझा रहा हूं कि इन तीन में मेन डिफरेंस क्या है। तो अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें किसकी? डेलीगेशन की, इन तीन एलिमेंट्स की, तो इससे क्या होगा? इससे सारे डिफरेंस बिटवीन दो दो के बीच में भी पूछेगा तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाले दो नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कॉमन पॉइंट सबसे पहला क्या आएगा? मीनिंग का, ठीक है, कि मीनिंग के अंदर अथॉरिटी का मतलब क्या है? टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? आपको जो टास्क दिया वो आपको परफॉर्म करना है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आपको जो टास्क दिया है, जो आउटपुट आ रहा है आपका, उसके लिए आप आंसरेबल हो। डेलीगेट क्या कर सकते हो? अथॉरिटी कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली नहीं कर सकते, और अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओरिजिन अथॉरिटी का फॉर्मल स्ट्रक्चर से, फॉर्मल पोजीशन से हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आई? अथॉरिटी से। और अकाउंटेबिलिटी कहां से आई? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो तो एक दूसरे से लिंक्ड ही है, तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके, ठीक है। फिर फ्लो ऑफ डायरेक्शन की बात करें, ये हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करेगी, अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो करेगी। तो बहुत इजी है, लॉजिक अगर समझ में आ गया ना, तो तीनों डिफरेंसेस कंपैरिजन करने में भी आपके लिए कंफर्टेबल आप हो जाओगे। लास्ट पॉइंट बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिलेशनशिप अभी देखा, अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, अज्यूम करनी है जो आपको दी गई है। और अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर थोपी गई है कि आप मना नहीं कर सकते कि आप उसके लिए आंसरेबल नहीं रहो। रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे आती है? अथॉरिटी से। अकाउंटेबिलिटी किससे आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सो ये इनके एक तरह से हल्का सा रिलेशनशिप डेवलप करके आपको दे रखा है। फाइन, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो ये हो गया हमारा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का फंडा। एंड डेलीगेशन के अंदर जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ये जो डेलीगेशन अपन ने पढ़ा कि हम हमारी अथॉरिटी जो है वो लोअर लेवल वाले को दे दे क्योंकि सारा काम हमसे नहीं हो सकता है, ठीक है, और प्रैक्टिकली भी मुश्किल है करना, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दे और अकाउंटेबिलिटी भी इंपोज कर दे उसके ऊपर। इससे फायदा क्या मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को? फायदे टोटल हमारे पास यहां पर 7 हैं। पहले मैं आपको फायदों की डिटेल समझा देता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा इसकी, ठीक है। फायदा नंबर 1, अब आप खुद सोचो, अगर काम बढ़ गया है, अथॉरिटी ट्रांसफर हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, सारा लोड एक पे नहीं है, तो इफेक्टिवली क्या हो पाएगा? मैनेजमेंट। क्योंकि एक मैनेजर काम करवा पाएगा किससे? दूसरे लोगों से इफेक्टिव तरीके से, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से काम हो पाएगा, सारा लोड एक पे नहीं रहेगा, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होगा। तो ऑटोमेटिकली फायदा मैनेजमेंट को, मैनेजर को ये मिलेगा कि काम एफिशिएंटली या इफेक्टिवली, बोल सकते हैं, दोनों ही हो पाएंगे। तो सबसे पहला फायदा इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या लिखा है? मेन जॉब क्या है यहाँ पर मैनेजर का? और मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी यही होती है ना, गेटिंग द वर्क डन, ठीक है। सो मेन जॉब है मैनेजर का टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली, एंड बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर कैन गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। दूसरा फायदा ये है कि एम्प्लॉइज को भी मौका मिलेगा डेवलप होने का। सारा काम अगर मैनेजर ही कर लेता, ठीक है, सारी अथॉरिटी वही रख लेता, तो एम्प्लॉइज क्या सीखते? फिर उनको अथॉरिटी मिली, उन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने जवाबदेही एक्सेप्ट करी, तो ऑटोमेटिकली वो भी क्या हो पाएंगे? अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर पाएंगे। उनको भी चांस मिला है कि वो भी अपने आप को क्या करें, मार्केट में एम्प्लॉइज, अपने बॉस के सामने शो करें कि देखो ये हमारे में टैलेंट है, ताकि प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी उनकी भी बढ़े, है ना। तो दूसरा फायदा ये कि as a result of delegation, employees will get more opportunities to utilize their talent. It will help in making a better future manager. तो उनका इंप्रूवमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली उनमें एक फ्यूचर मैनेजर बनने की कैपेबिलिटी डेवलप होगी, बाय गिविंग देम द चांस टू यूज देयर स्किल्स टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ वर्क रिलेटिंग टू हायर जॉब पोजीशन। सिंपल है, बहुत सिंपल है पॉइंट। तीसरा, एम्प्लॉइज इससे क्या रहेंगे? मोटिवेटेड भी रहेंगे।
भाई उनको लगेगा देखो हमारा बॉस उसकी जिम्मेदारी हमें दे रहा है तो वो हमें कितना मानता है, ठीक है, उसकी अथॉरिटी वो हमें दे रहा है तो वो हमें कितना अपना मानता है। तो एक अपनेपन का विश्वास आएगा, एक विश्वास की भावना जगेगी एम्प्लॉयज के मन में बॉस के प्रति, और ये अगर डेवलप हो गई फीलिंग किसकी, अपनेपन की, अपनापन मतलब बिलोंगिंगनेस, ठीक है, विश्वास मतलब ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप हो जाएगी, तो इससे और मोटिवेटेड होकर एम्प्लॉयज काम करेंगे। So in the delegation, when the manager is sharing his responsibility and the authority with the subordinates, it motivates the subordinate, क्योंकि subordinate को क्या लगेगा, देखो ये इसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर सौंप रहा है, मतलब मेरे पे कितना विश्वास कर रहा है ये, तो इससे अपनेपन या बिलोंगिंगनेस और ट्रस्ट या विश्वास की फीलिंग डेवलप होगी किसके प्रति, एम्प्लॉयज के अंदर अपने बॉस के प्रति, ठीक है। चौथा फायदा, जब ये सब अच्छा हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, है ना, क्योंकि सारा लोड एक के ऊपर नहीं है, काम डिवाइड हो गया, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वो काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना ही, ठीक है। तो सिंपल कंटेंट है इसका भी, हेडिंग क्या है, फैसिलिटेट, मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, ये डेलीगेशन का फंडा। So in the process of delegation, when the managers are passing their responsibility and authority to their subordinates, they keep in mind the qualification and capacity of all the subordinates. भाई जब भी responsibility authority transfer कर रहा है मैनेजर, वो सामने वाले की skills qualification को देख के उसको transfer करेगा, ठीक है। तो इससे डिविजन ऑफ वर्क भी हो गया, स्पेशलाइजेशन भी आ जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस फील्ड का क्वालिफाइड है वो वही काम करेगा, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। नेक्स्ट, डेलीगेशन बिकम्स द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। भाई डेलीगेशन से ही तो हायरार्की बन रही है। भाई डेलीगेशन से क्या एस्टेब्लिश हुआ, एक बंदे ने दूसरे बंदे को अथॉरिटी दी, तो अथॉरिटी किसने दी, किसको, बॉस नहीं दी होगी जूनियर को, तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इससे क्लियर हो गया, और ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट जितना क्लियर होता जाएगा उतना हायरार्की क्लियर होती जाएगी। भाई सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट से वापस आगे नीचे गया तो ये सुपीरियर हो गया, वो सबऑर्डिनेट हो गया, अगेन वही डायग्राम दिमाग में रखो, कौन सा, ए, फिर बी, ठीक है, और फिर सी। तो हम ए ने अथॉरिटी दी बी को, बी ने अथॉरिटी दी सी को, तो मतलब ये चेन क्लियर हो गई सुपीरियर सबऑर्डिनेट की, तो इससे हायरार्की भी बनाना बहुत इजी हो जाएगा कि ये टॉप पे रहेगा, ये मिडिल पे रहेगा, ये लोअर पे रहेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट सेज व्हाट, ध्यान से देखो, द पॉइंट सेज delegation establishes superior subordinate relationship which is the basis for hierarchy of management, okay, to decide who will report to whom and the power at each job position। तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, हायरार्की बनाना इजी हो जाएगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास क्या पावर होगी, ये हायरार्की में बिल्कुल क्लियर रहेगा अगर डेलीगेशन रहा। अगला पॉइंट, बेटर कोऑर्डिनेशन, काम सिस्टमैटिक होगा, क्योंकि हमने काम को डिवाइड कर दिया है, तो आपने देखो यहाँ कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा काम का, सबको पता होगा किसको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना एम्प्लॉयज के बीच में इजी हो जाएगा। So systematic division of work gives clear picture of work to everyone and there is no duplication of work. Clarity in duties assigned and reporting relationship brings effective coordination in the organization। तो सबको मालूम है किसको क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, किसको किसको रिपोर्ट करना है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर। डेलीगेट अगर आपने कोई काम किया हुआ है, ठीक है, तो इससे मैनेजर का क्या हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा, वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा किसके ऊपर, इंपॉर्टेंट काम के ऊपर। छोटे छोटे काम तो कौन संभाल लेगा, छोटे छोटे काम सारे कौन संभाल रहा है, छोटे छोटे काम सारे ट्रांसफर कर दिया हमने एम्प्लॉइज को। So in the process of delegation, the managers are allowed to share their responsibility and work with the subordinate, which helps the manager to reduce their workload and concentrate on important work। तो बहुत सिंपल से 7 क्या है बेनिफिट्स किसके, डेलीगेशन के। क्या बेनिफिट्स हैं, पहला बेनिफिट, मैनेजर के 2 पॉइंट है, 2 एम्प्लॉयज के, शॉर्ट ट्रिक भी साथ साथ बता रहा हूं, देखो 2 मैनेजर के पॉइंट है। अब मैनेजर के 2 पॉइंट कैसे हो गए मैनेजमेंट के, एक तो इफेक्टिवली मैनेज हो पाएगा, पॉइंट नंबर 1, और एक लास्ट पॉइंट है मैनेजर का वर्कलोड भी कम हो जाएगा, तो वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा इंपॉर्टेंट काम। 2 एम्प्लॉयज के पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 और 3, दूसरा एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा और एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। फिर 3 ऐसे याद करो, हायरार्की बन जाएगी, हायरार्की जब बन गई तो कोऑर्डिनेशन करना इजी हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन जब प्रॉपर कर पाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन आराम से क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो 2 मैनेजर के पॉइंट
कौन से? इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड रिड्यूसेस द लोड ऑफ मैनेजर। दो एम्प्लॉय के पॉइंट, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है और एम्प्लॉय को क्या मिलता है? सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर हायरार्की के लिए बेस बन गया, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो कर पाएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये पूरा हो गया डेलीगेशन का फंडा और उसकी इंपॉर्टेंस भी अच्छा टॉपिक था, हमने डिस्कस कर। ओके।